जय जोहार साथियों, स्वागत है आपका बहुजन एकता टीवी पर। बामसेफ द्वारा निर्मित संगठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कारवां देश भर में लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। इसी के तहत कल उत्तर प्रदेश के महोबा में चौधरी विकास पटेल जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया। लिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आंकड़ा बताना होता है तो हम ये कहते हैं कि 1931 की जनगणना के अनुसार हम 52% है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह रहे हैं हम इसको हटा के दूसरा बनाएंगे। क्या अंग्रेजों ने बनाया इसलिए हम इसको बदल देंगे? ये भी अंग्रेजों ने बनाया इसलिए हम इसको बदल देंगे। वो भी अंग्रेजों ने बनाया इसलिए हम इसको बदल देंगे। हमने कहा अरे भाई मोदी जी और अमित शाह जी, हम भी हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि हमको भी बताना पड़ता है कि अंग्रेजों ने हमारी जनगणना किया था तब हम 52% थे, थोड़ा इसको भी कर दो तो हम कहेंगे मोदी जी ने किया था, अमित शाह जी ने किया था तो हम इतने परसेंट थे। मगर ये करने के लिए तैयार नहीं। अब ये कैसे कर देंगे? आका नाराज हो जाएगा। आका नाराज हो जाएगा। आरएसएस का जो बैठा है नागपुर में, वो नाराज हो जाएगा तो बड़ा खतरा है नाराज होने का। नाराज हो जाएगा तो सरकार कैसे चलेगी? तो ये नहीं करना, ये अंग्रेजों वाला चलेगा। बाकी सब अंग्रेजों का नहीं चलेगा, लेकिन ये अंग्रेजों वाला ही चलेगा। अजीब तोहरी नीति इस देश में। तो अंग्रेजों को लगा कि हम छोड़ जाए। हम जाए इसके लिए चुनाव हुआ। प्रांतीय कमेटियां सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन में थे, नेहरू के समर्थन में लोग नहीं थे। लेकिन नेहरू जी ने जिद किया और गांधी जी के ऊपर दबाव बनाया और गांधी जी नेहरू जी के दबाव के आगे झुक गए और झुकने की वजह से वीटो पावर का इस्तेमाल गांधी जी ने किया। जेबी कृपलानी जो संचालन कर रहे थे, उनको गांधी जी ने कहा कि एक चिट लिखो, एक पर्ची लिखो और सरदार पटेल को दे दो कि सरदार अपना नाम वापस ले लो। जेबी कृपलानी ने सरदार को पर्ची दिया, सरदार ने पढ़ा और सरदार ने पढ़ा तो सरदार ने वो पर्ची गांधी जी की तरफ बढ़ा दिया। क्योंकि सरदार ने सोचा होगा पता नहीं गांधी जी को पता है कि नहीं पता है, पर्ची आ गई हमारे पास। तो गांधी जी ने पर्ची पढ़ा और गांधी जी ने पढ़ा तो फिर जेबी कृपलानी को दे दिया। फिर जेबी कृपलानी ने सरदार पटेल को दे दिया। तो सरदार पटेल को लगा कि हमारे गुरु नहीं का आदेश माना और सरदार पटेल नेहरू जी 1946 में इसलिए 1941 के बाद 1951 का तब आम चुनाव नहीं हुआ, लेकिन जनगणना का समय आ गया और नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे थी और 1952 में देश में पहला आम चुनाव होने वाला था। तो नेहरू जी हमारी जनगणना जो होती थी, जो अंग्रेज कर रोकने का काम किया। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आखिर नेहरू जी से हमारी क्या दुश्मनी थी। भाई हमारे ओबीसी के
लोग तो नेहरू जी को अपना नेता मानते थे, नेहरू जी को अपना मसीहा मानते थे। ओबीसी के लोगों की तो नेहरू जी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जब नेहरू जी से ओबीसी के लोगों की कोई दुश्मनी नहीं थी तो नेहरू जी ने ओबीसी के साथ दुश्मनी क्यों किया और ओबीसी की गिनती क्यों रोक दिया? ये बड़ा सवाल था। मैं बहुत दिन तक सोच रहा था और बहुत दिन तक सोचते मुझे समझ में आया, मुझे वो घटना याद आई कि कैसे नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने। तो पता चला कि गांधी जी की कृपा की वजह से नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने। तो नेहरू जी को जरूर एहसास हुआ होगा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन ब्राह्मणों ने मिलकर बनाई। ये जो सारी टाइटिल है, ये सारी की सारी टाइटिल ब्राह्मणों की टाइटिल है। तो नेहरू जी को लगा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है हमारे पूर्वजों ने, ब्राह्मणों ने बनाई, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी को हमारे पूर्वजों ने, ब्राह्मणों ने बनाई, उस कांग्रेस पार्टी के अंदर का चुनाव मैं इतना बड़ा ब्राह्मण, कितना बड़ा ब्राह्मण, पंडित जवाहरलाल नेहरू छोटे मोटे ब्राह्मण नहीं थे, बड़े ब्राह्मण थे। मैं इतना बड़ा ब्राह्मण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं कांग्रेस पार्टी जिसको हमारे पूर्वजों ने बनाई, उस पार्टी के अंदर मेरे लिए समर्थन नहीं है, सरदार पटेल के लिए समर्थन है, मेरे लिए नहीं। कल देश में आम चुनाव होंगे और जब कल देश में आम चुनाव होंगे 1952 में और 1951 में जनगणना होगी, जाति के आधार पर जनगणना होगी तो क्या होगा? तो पता चलेगा कि देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। कितनी है? 3.5% है। जब देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है तो 6.5% राजपूत 3.5% ब्राह्मणों के पीछे क्यों खड़ा होगा? 52% ओबीसी 3.5% ब्राह्मणों के पीछे क्यों खड़ा होगा? 7.5% आदिवासी 3.5% ब्राह्मणों के पीछे क्यों खड़ा और गिनती हो संकट खड़ा हो। ये संकट तो ब्राह्मणों के सामने आ गया था, क्योंकि जब लंदन में क्योंकि ब्राह्मणों को लगा कि मान्यता के हिसाब से से पैदा हुए इसलिए हमको वोट दे दो, वोट मिलेगा। अगर ब्राह्मण ये कहे कि हम मुंह से पैदा हुए इसलिए हमें वोट दे दो तो देगा कोई? अरे कोई नहीं देगा। बोले तुम मुंह से पैदा हुए, तुम देख लो, हम क्या करें? तुमको वोट हम क्यों दे दे? तुम मुंह से पैदा हुए तो तुम जानो, हमसे क्या मतलब? अच्छा, अगर ओबीसी भाइयों, हमने आपको शूद्र बनाया, पढ़ने लिखने से रोका, धन संपत्ति रखने से रोका, बोलने सुनने से रोका, कुर्सी पर बैठने से रोका, आप हमें वोट दे दो। देगा? बोलेगा लाठी किधर है, निकालो तो। इतना अन्याय किया, वोट मांगने आया है, खदेड़ो तो इसको लाठी निकाल कर। तो बड़ा खतरा है। शेड्यूल कास्ट के आदमी के पास जाएगा और कहेगा शेड्यूल कास्ट के भाइयों, हमने आपको अछूत बनाया, कुत्ता हमारी थाली चाट लेता है, पवित्र होती है, लेकिन आप हाथ लगा देते हो तो घर के बाहर चली जाती है, लेकिन आप हमको वोट दे दो। तो भी कहेगा लाठी निकाल तो। किधर है लाठी? निकाल तो, दौड़ा तो इसको, कहां से आ गया ये? अगर आदिवासी के पास जाएगा और कहेगा आदिवासी भाइयों, हमने आपको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, हमें वोट दे दो, तो कहेगा कहां है लाठी? निकाल भाई, अब तो मौका मिला है, वोट का अधिकार मिला है, अभी तो सबक लेख सिखाना है, तो इससे तो वोट मिलने वाला नहीं है। अगर राजपूत के पास पहुंच गया तो कहेगा कि तुम परशुराम की औलाद अपने को बताते हो,
निकालो लाठी किधर है। ब्राह्मणों ने सोचा ये तो वोट मिलने का मामला कम है और लाठी मिलने का मामला ज्यादा है, ये तो बड़ा खतरनाक मामला है सही सही बात बताकर वोट मांगने का। ये तो बड़ा संकट है, वोट तो सही सही बात बताकर नहीं मांगा जा सकता है। तो ब्राह्मणों ने सोचा फिर क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों का दिमाग तो सातिर होता है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा ब्राह्मण साहब ब्रेन विद इन ब्रेन, मतलब दिमाग के अंदर दिमाग, दिमाग के अंदर दिमाग, दिमाग के अंदर दिमाग। जैसे प्याज होता है, एक छिलका निकालो दूसरा है, दूसरा निकालो तीसरा है, तीसरा निकालो चौथा है, ऐसे दिमाग के अंदर दिमाग। तो दिमाग लगाया, और क्या दिमाग लगाया। पहले जब मुगलों ने जजिया कर लगाया तो मुगलों का महल घेर लिया और क्या कहा हम हिंदू नहीं। दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश लिखा, क्या कहा, ये तो गाली है। जिसको गाली कहते थे, जिसको कहते थे हम हिंदू नहीं हैं, उसको ब्राह्मणों ने क्या कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गाली को भी अपना लिया। अरे लोगों ने पूछा कि तुम्हारे पुरखे तो कहते थे गाली है, तुम कहते हो गर्व से कहो हिंदू है। कहा जब वो कहते थे तब वो कहते थे, अब हम जो कह रहे हैं यही ठीक है, अभी यही ठीक है। यही ठीक क्यों है, क्योंकि इनको मूर्ख बनाकर वोट तो इसी से मिलेगा ना। अगर इनको ये कहेंगे कि हमने सूत्र बनाया, अछूत बनाया, गुलाम बनाया, जाति बनाया, वर्ण बनाया, छुआछूत बनाया, ऊंच नीच बनाया, भेदभाव बनाया, वोट दे दो, महिलाओं को गुलाम बनाया, वोट दे दो, तो वोट तो मिलने वाला नहीं है। वोट तो हिंदू बनाने से मिलेगा। तो कहा हिंदू। मेश्राम साहब ने नागपुर में चुनौती दिया और कहा था कि ब्राह्मण साबित करे कि SC ST OBC के लोग हिंदू हैं, ये ब्राह्मण साबित करे। तो मोहन भागवत ने कुछ दिन बाद सभा करके जवाब दिया कि OBC SC ST के लोग धार्मिक रूप से हिंदू नहीं है, सांस्कृतिक रूप से हिंदू है। मतलब साबित हो गया कि हिंदू नहीं है, ऐसा ब्राह्मणों का कहना है। लेकिन मेश्राम साहब ने तो ज्यादा कठिन सवाल पूछ लिया था, इसलिए शायद ब्राह्मण नहीं कर पाए। मैं तो छोटा सा आसान सवाल पूछना चाहता। वो आसान सवाल ये है, अरे हमारा झंझट छोड़ो कि हम हिंदू हैं कि नहीं है, बताओ कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा तो कोई सबूत चाहिए। हमारा छोड़ो SC ST OBC का हम हिंदू है कि नहीं है। ब्राह्मणों की औकात है तो ये साबित करे कि ब्राह्मण इस देश में हिंदू है, ये साबित करे फर्जी हिंदू के नाम बनाने का काम न करें। तुम्हारे पूर्वजों ने लिखा रामायण, तुम्हारे पूर्वजों ने लिखा महाभारत, तुम्हारे पूर्वजों ने लिखा गीता, तुम्हारे पूर्वजों ने लिखा मनुस्मृति, तुम्हारे पूर्वजों ने लिखा श्रुति, तुम्हारे पूर्वजों ने सारे वेद पुराण सारे ग्रंथ लिखे। किसी में हिंदू लिखा हो तो दिखाओ तुम हिंदू कहां से हो, ये बताने का काम करो। तुम्हारे ही पूर्वजों ने लिखा, किताबों में लिखा कि सिंधु से हिंदू बन गया, सिंधु से हिंदू बन गया। अच्छा, सिंधु से हिंदू बन गया तो सिंधु में तो हम थे, तुम कहां थे? सिंधु में तो हम थे, तुम ब्राह्मण कहां थे? सिंधु में जो तुम हिंदू हो गए, तुम कहां से हो गए? अगर सिंधु से भी हिंदू बन गया तो तुम कहां से? तुम्हारी न जड़ है, तुम्हारा न कुछ पता है यहां इस देश में, और तुम बिना मतलब सबका ठेका लिए घूम रहे हो। हमारे बीच में घुस गए और जन्म से लेकर मरने तक का सारा ठेका उठा लिया कि बच्चा तुम पैदा करो, नाम हम रखें, बच्चे को तुम बड़ा करो, शादी विवाह हम कराएंगे, तुम मर जाओगे तो उसके बाद भी क्रियाक्रम हम ही करेंगे, और मुफ्त में कुछ भी नहीं करेंगे, जितना करेंगे सब में लेंगे। तो लूट का धंधा हमारे अंदर घुसकर बना लिया और फिर कहा कि ना हल चले न चले कुदारी, और बैठे भोजन दे मुरारी। अरे मुरारी खिला रहे कि हम लोग खिला रहे? भाई मुरारी उरारी नहीं खिला रहे हैं। अगर हम कुदाल फावड़ा हल बैल न चलाए तो किसी के पेट में अन्न जाने वाला नहीं है, ये तो हमारी वजह से जा रहा है। हम खिला रहे हैं और वो मुफ्त का खा रहे हैं। मुफ्त को खाने वाले को मुफ्तखोर कहा जा सकता है। तो मुफ्तखोर लोग हैं, परजीवी लोग हैं। तो इन लोगों ने तय किया कि अब इनके अंदर घुसना पड़ेगा और हिंदू के नाम पर इनका नेता बनना पड़ेगा। तो हिंदू के नाम पर नेता बन गए। अब ये तो वो कर रहे थे, तो नेहरू जी भी तो ब्राह्मण थे, तो नेहरू जी को समझ में आया कि वो तो हिंदू के नाम पर नेता बन रहे, माहौल बना रहे। लेकिन अगर गिनती अलग अलग हो गई
तो फिर हिंदू के नाम पर ब्राह्मण नेता कैसे बनेगा? अगर गिनती अलग अलग होगी तो ओबीसी अलग हो जाएगा। एससी की पहले अलग पहचान है, एसटी की पहले अलग पहचान है, अगर ओबीसी की भी अलग पहचान हो जाएगी। ओबीसी को अधिकार नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा पता है? अरे ओबीसी को अधिकार मिल जाएगा तो ब्राह्मण का कब्जा रहेगा। अरे 60% इसको मिल जाएगा तो ब्राह्मण का कब्जा कहां से रहेगा? एससी एसटी को तो पहले मिल गया है, और एससी एसटी ओबीसी को मिल जाएगा तो एक छत्रराज ब्राह्मण का कैसे रहेगा? तो ये आज से नहीं चल रहा, तब से चल रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान सभा में कह रहे थे कि ओबीसी को भी मिलना चाहिए, शिवदयाल सिंह चौरसिया तो साइमन कमीशन को भी कह रहे हैं। बाबा साहब ने कहा ओबीसी को भी मिलना चाहिए, तो सब लोग मान गए हाँ मिलना चाहिए, लेकिन पहचान नहीं है। पहचान नहीं है तो बाबा साहब ने आर्टिकल 340 लिख दिया। अब लिख दिया तो आयोग बनाना चाहिए था ना। तो डर किस बात का था? डर केवल इस बात का था कि एससी 15%, एसटी 7.5%, ये दोनों रिजर्व कैटेगरी हो गए। और जब ये दोनों रिजर्व कैटेगरी हो गए तो इनका तो गठबंधन बन जाएगा, एससी और एसटी का तो गठबंधन बन जाएगा। अगर ओबीसी भी रिजर्व कैटेगरी में गया तो ये भी किसके साथ चला जाएगा? एससी और एसटी के साथ चला जाएगा। तो एससी एसटी और ओबीसी 15% एससी, 7.5% एसटी और 52% ओबीसी, ये 74-75% का मामला खड़ा हो जाएगा। और 74-75% जब इधर आ जाएगा तो माइनॉरिटी ब्राह्मणों के साथ क्या करेगा? माइनॉरिटी तो पहले बाबा साहब के आंदोलन में साथ खड़ा है, फूले जी के आंदोलन में साथ खड़ा है, वो उधर जाकर क्या करता? तो उनको लगा ये तो आजाद भारत में अगर ओबीसी को अधिकार मिल गया तो हाथ से सत्ता ही चली जाएगी। और जो तिलक का सपना था, तिलक का क्या सपना था? तिलक जब मरने वाले थे, मृत्यु सैया पर पड़े थे, तो उनके मित्र बिपिन चंद्र पाल उनको गए, मिलने के लिए गए। और बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि तिलक जी, हम आपके सपनों का भारत जरूर बनाएंगे। तो तिलक जी को लगा कि पता नहीं बिपिन चंद्र पाल को हमारे सपने पता है कि नहीं पता है, भारत कैसे बनाएगा। तो तिलक जी ने उठाने का इशारा किया और बिपिन चंद्र पाल और लोगों ने उनको उठाकर बिठाया तो तिलक जी ने कहा, क्या पेशवाओं का राज फिर से आए? तो तिलक जी का सपना क्या था कि जो पेशवा पूना में अछूतों के गले में मटका और पीछे झाड़ू बांटने का काम किए थे, उन पेशवाओं का राज फिर से आना चाहिए। वही तिलक जी जिन्होंने कहा था कि तेली, तमोली और कुन भट्टों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेंगे, कुन भी हल चलाएंगे, दर्जी कपड़े सिलेंगे। ये नहीं पढ़ाया जाता। क्या पढ़ाया जाता? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहे हैं। ये नहीं पढ़ाया जाता तेली, तमोली, कुनबटों को संसद में जाकर क्या करना है, हल चलाना है, कपड़े धुलना है, तेल निकालना है, ये नहीं पढ़ाया जाता। तो वो तिलक जी की आंतरिक इच्छा थी पेशवाओं का राज आना चाहिए। नेहरू जी को लगा ये तिलक जी की भी इच्छा पूरी नहीं होगी अगर ओबीसी को आरक्षण मिल गया तो। ये तिलक जी की इच्छा पूरी नहीं होगी तो गिनती रोकना होगा, ओबीसी के लिए आयोग नहीं बनाना होगा, गिनती रोकना होगा। क्योंकि गिनती रोककर ओबीसी की गिनती हिंदू के नाम पर करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके खाते में 3.5 रुपया है और हमारे खाते में 52 रुपया है। अब 52 वाले का खाता बंद करके 3.5 वाले के खाते में ये 52 रुपया जमा कर दिया, तो फायदा किसका हो गया? जिसका 3.5 था उसको 52 मिल गया तो 58.5 हो गया, और जो 52 वाले का खाता था वो खत्म हो गया, वो बंद हो गया, वो 0 हो गया। तो ऐसे ही ओबीसी का खाता नेहरू ने बंद किया और 3.5% वाले के खाते में 52% को जोड़ दिया और 52 को 3.5 को 58.5 कर दिया और 52 ओबीसी को 0 कर दिया। तो बाबा साहब बहुत दुखी थे कि नेहरू जी आश्वासन के बाद भी आयोग नहीं बना रहे हैं। तो बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफे में एक महत्वपूर्ण कारण लिखा कि नेहरू जी से मैं दुखी हूं कि वो पिछड़े वर्ग के लिए आयोग नहीं बना रहे। आज तो
गांव का पंच, सरपंच तो बड़ी पोस्ट होती है, पंच जो है सबसे छोटी पोस्ट होती है। तो पंच आदमी को कहो कि भैया ऐसा है कि ओबीसी को अधिकार नहीं मिल रहा है, इस्तीफा दे दो। अरे बोलेगा नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, हम इस्तीफा क्यों दे रहे? बोलेगा नहीं मिल रहा, ना मिले, हम क्यों इस्तीफा दे दे? हम तो बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते हैं, इस्तीफा दे दे। ओबीसी के लोगों को क्या लगता है? ओबीसी के लोगों को बहुत दिन तक ये बात समझाई गई, अरे डॉक्टर अंबेडकर ये तो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल का, अरे तुम्हारे कुछ नहीं लगते, तुम्हारे कुछ नहीं लगते, शेड्यूल कास्ट के लगते हैं। पता ही नहीं, ये कानून मंत्री से इस्तीफा देगा, गांव का पंच इस्तीफा नहीं देगा, कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफा दे दिया तो इसका दबाव बना, और जब इसका दबाव बना तो उस दबाव की वजह से काका साहब कालेलकर कमीशन बनाया गया। और जब काका साहब कालेलकर कमीशन बनाया गया तो बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया भी उसमें मेंबर थे। इसलिए काका साहब कालेलकर कमीशन की जो सिफारिशें थी वो सिफारिशें काका कालेलकर की नहीं थी, वो बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया की सिफारिशें थी, जो बाबा साहब से सलाह मशवरा करके उन्होंने किया था। और बाबा साहब से मिलने जब गए तो बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब आप तो चाहते थे कि ओबीसी के लिए आयोग बने, अभी बन गया है, तो ऐसा क्या कर दिया जाए ओबीसी के लिए? ऐसी कौन सी बात कर दी जाए कि ओबीसी को अधिकार मिल जाए, ओबीसी आगे बढ़ जाए? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ओबीसी में पढ़े लिखे लोग पैदा कर दो, ओबीसी में बड़े लोग पैदा कर दो। तो इन लोगों ने कहा बड़े लोग पैदा होने से क्या मतलब है? तब बाबा साहब ने कहा जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा हो जाते हैं, उस समाज की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। 1953 में बाबा साहब ने यह बात कही और 1956 आते आते बाबा साहब के विचार बदल गए और आगरा के रामलीला मैदान में कहा मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अनपढ़ों से मुझे कोई शिकायत नहीं। तो शिवदयाल सिंह चौरसिया जी, उन्होंने काका साहब कालेलकर कमीशन में लिखा और उसकी वजह से जब नेहरू ने उसको पढ़ा तो नेहरू आग बबूला हो गए, और आग बबूला हो गए तो कालेलकर को डांटा और कालेलकर से चिट्ठी लिखवा लिया आयोग के विरोध में, कमीशन की सिफारिशों के विरोध में, और उसको रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हो गया था, खत्म हो गया था दबाव, तो इसलिए कर दिया। तो नेहरू नहीं चाहते थे, एक साथ कई काम किया ब्राह्मणों ने, अल्पसंख्य ब्राह्मणों ने बहुसंख्य बन के देश की सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक साथ कई काम किया। लोगों को हिंदू बनाना शुरू किया, ओबीसी की गिनती बंद किया, ओबीसी को 3.5 पे खाते में जमा किया, और ओबीसी का अलग कोटा ना बने ताकि वो SC ST के साथ ना खड़ा हो, इसे जनरल कोटे में रखो और इसको भड़काते रहो। अरे तुम्हारे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही पता है? अरे शेड्यूल कास्ट वाले सब आरक्षण ले रहे, शेड्यूल ट्राइब वाले सब आरक्षण ले रहे, इसीलिए तो तुम्हारे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही। लड़ो इसके खिलाफ। लड़ते रहे बहुत दिन तक लोग, एक लंबी लड़ाई चली, और लंबी लड़ाई जब चली तो वो लड़ाई मंडल कमीशन तक आई। नेहरू जी ने 1951 में जनगणना रोका, 1961 में फिर नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, फिर उन्होंने रोका, 1971 में इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्हीं की बेटी थी, तो बाप से अलग काम कैसे करती, उन्होंने रोका, और 1981 में फिर इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, फिर उन्होंने रोका, 2 बार बाप ने रोका, 2 बार बेटी ने रोका, और 1991 में नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे जब गिनती का समय आया, वो दक्षिण भारत के तेलंगाना के ब्राह्मण थे, उन्होंने रोका, और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, अभी तक कांग्रेस के रोक रहे थे, अब बीजेपी वाले आ गए, अभी तक कांग्रेस वाले रोक रहे थे, 2001 में बीजेपी वाले आ गए। अगर ओबीसी के लोगों को पूछो अटल जी कैसे नेता थे, अरे बड़े अच्छे नेता थे, श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय अटल जी ओबीसी के लोग कहते बड़े अच्छे नेता थे। अरे अच्छे तो थे, तो तुम्हारी गिनती नहीं किया ये पता है? नहीं, ये तो नहीं पता है। ओबीसी को दुनिया भर की चीज पता है, बस अपने बारे में नहीं पता, उसको दुनिया भर का सारे ब्रह्मांड की चीज पता है। उसको पूछो रूस यूक्रेन युद्ध किसने रोकवा दिया, उसको पता है किसने रोकवा दिया,
लेकिन उसकी गिनती किसने रुकवा दिया ये उसको नहीं पता है किसने रुकवा दिया। उसको पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है, अपनी जानकारी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ओबीसी की हजारों समस्याएं हैं, मगर उन हजारों समस्याओं में जो सबसे पहले नंबर की समस्या है वो समस्या ये है कि हम अपनी समस्या नहीं जानते। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमारी क्या समस्या है यही नहीं जानते, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अभी तमाम लोग पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग भी इसको लड़ाई में शामिल किए हुए हैं। तो पूछा हमने अटल जी कैसे नेता, कहा बहुत अच्छे नेता, पुरानी पेंशन चाहिए, हाँ वो तो चाहिए, हम तो लड़ रहे हैं। अच्छा लड़ रहे हो तो रोका किसने ये भी तो पता कर लेना चाहिए। रोका किसने ये पता नहीं करते हो, लड़ रहे हो लड़ रहे हो लड़ रहे हो। अरे किसने रोका पहले ये पता करो फिर लड़ो। तो 2001 में अटल जी ने रोक दिया। फिर इधर मंडल कमीशन की भी लड़ाई साथ साथ चल रही थी। तो जब ब्राह्मणों को लगा कि अब मंडल कमीशन लागू हो जाएगा, क्योंकि उधर लोहिया जी ने नारा लगाया कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़े पांव 100 साथ। इधर काशीराम जी ने नारा लगाया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। लड़ाई जोर पकड़ लिया। जगदेव बाबू कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, तमाम जो उस समय बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के नेता थे, शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, ऐसे जो तमाम उस समय बैकवर्ड क्लास के नेता थे, वो सब मैदान में आकर इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में मंडल कमीशन लागू होना चाहिए। और जब ये लड़ाई चल रही थी मंडल कमीशन लागू होना चाहिए, और इनको लगा कि अब मंडल कमीशन को रोका नहीं जा सकता है, और अगर रोकेंगे तो ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के दल ये मजबूत हो रहे हैं, रोकेंगे तो भी मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि लोग इनके साथ लामबंद हो रहे हैं। बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, ब्राह्मणों के हाथ से सत्ता निकल जाएगी। तो इसलिए फिर क्या किया, फिर उन्होंने दूसरा प्रयोग किया। 90 में बीपी सिंह ने आरक्षण लागू किया, और 90 में ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जो आज हम लोग चिल्ला रहे हैं कि इस विभाग का निजीकरण हो रहा, उस विभाग का निजीकरण हो रहा, उस विभाग का निजीकरण हो रहा है। ये 90 में आया। मनमोहन सिंह की बड़ी तारीफ चल रही थी, इसके लिए भी थोड़ा तारीफ कर देना चाहिए। ये भी तो उन्होंने ही किया ना, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की जो पॉलिसी है 90 में उन्होंने लाया। 16 नवंबर 1992 को मंडल का फैसला आया, और 90 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, 92 में ओबीसी को आरक्षण मिला, और 90 में निजीकरण करके आरक्षण खत्म करने की पॉलिसी बनी, क्योंकि उनको तो बड़ी दिक्कत SC ST के आरक्षण से ही थी। इसलिए नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा था कि SC ST का जो आरक्षण है इसको लागू ना किया जाए। मैं नौकरियों में आरक्षण के समर्थन में नहीं हूं, इससे 2 दर्जे का राष्ट्र निर्माण होता है। ये तो नेहरू ने पहले ही लिखा था, तो नहीं चाहते थे, मजबूरी में दे रहे थे। अब ओबीसी का भी लागू होने जा रहा था, तो कहा अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एक साथ कई काम किया। मंडल के आंदोलन को दबाने के लिए, मंडल कमीशन के आंदोलन को दबाने के लिए एक साथ कई काम किया। एक काम किया कि कमंडल के आंदोलन को मजबूत किया जाए, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के आंदोलन को मजबूत किया जाए। और जब मजबूत करने की बात होती है तो हमको लगता है केवल बीजेपी वाले मजबूत कर रहे थे। अरे गलत है, हमें जानकारी नहीं है केवल बीजेपी वाले मजबूत कर रहे थे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाने का काम, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने का काम, अयोध्या में बाबरी मस्जिद में पूजा करवाने का काम, ये सारा काम कांग्रेस के लोगों ने किया। और फिर जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी तो विनय कटियार का अभी इंटरव्यू आया। जब राम मंदिर बन रहा था तो विनय कटियार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमको पूछा कि काम हो गया क्या। तो प्रधानमंत्री कौन थे, किसके प्रधानमंत्री थे? कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। सेकुलर 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 सेकुलर, दोनों को फायदा है भाई। अगर ये होता है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का, तो 15% मुसलमान मुफ्त में ना जा रहा है। और हमारे आप जैसे जो समझदार सेकुलर माइंडेड ओबीसी SC ST के लोग हैं, वो भी तो भाग के जा रहे हैं। तो कांग्रेस का कौन सा घाटा है हिंदू मुसलमान होने में? नहीं तो मुसलमानों का काम करना पड़े।
इतना दिन तक राज किया देश पर, कितना काम मुसलमानों का किया कांग्रेस ने? अरे काम करने की जरूरत क्या है? बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करेंगे, कांग्रेस वाले कहेंगे हम सेकुलर है, वोट ऐसे ही मिल जाएगा, जरूरत ही नहीं है काम करने की। कांग्रेस भी चाहती थी मंडल दबे, और मंडल दबे तो इसके लिए कांग्रेस ने उसकी पृष्ठभूमि तैयार किया। तब बीजेपी ने उस पर हल्ला बोला तो बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर मंडल कमीशन को दबाने के लिए कमंडल की लड़ाई को हवा दिया। राजीव गांधी को कहा जाता था कि उनको भाषण करना नहीं आता, घंटों भाषण किया मंडल कमीशन के खिलाफ, पार्लियामेंट में घंटों भाषण किया मंडल कमीशन के खिलाफ में। तो ये जो सोच समझ कर ये काम किया गया कि मंडल की लड़ाई को कमंडल की लड़ाई से दबाया जाए, और 16 नवंबर 1992 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया तो 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला। मंडल की केवल एक सिफारिश लागू की गई, बाकी सिफारिश नहीं लागू की गई, और ओबीसी को क्रीमी लेयर लगाया गया। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिले, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। जिस ओबीसी के पास इतना पैसा है कि वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिला सकता है, उसको फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्रीमी लेयर में है। और जिस ओबीसी के पास पैसा ही नहीं है वो आरक्षण में रहेगा, लाभ नहीं ले पाएगा क्योंकि वो पढ़ा नहीं पाएगा। आरक्षण ऊपर से खत्म, नीचे से खत्म। अगर इसको समझते ओबीसी के लोग तो बाबरी मस्जिद नहीं घेरते, पार्लियामेंट घेरते। मगर हाथी देखा है, हाथी देखा है। हाथी की जो आंख होती है वो आगे होती है, जब आगे आंख होती है तो दिखता भी आगे है, अब पीछे तो दिखता नहीं है। अब शरीर तो पीछे है, शरीर विशालकाय है मगर वो पीछे है, आंख आगे है, देख रहा है आगे, पीछे तो दिख नहीं रहा है। फिर क्या होता? एक दुबला पतला टिलटिला पिलवान, पिलवानी बोलते हैं ना जो उसके ऊपर बैठता है, हाथी का महावर, वो ऊपर बैठता है और हाथी को डायरेक्शन देता है। जैसा डायरेक्शन हाथी को देता है, जैसा महावत चलाना चाहता है वैसा हाथी चलता है, क्योंकि हाथी को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। ऐसे जो ओबीसी है तो विशालकाय, लेकिन क्या है, ताकत का अंदाजा नहीं है। तो ये 3.5% वाला पीठ पर सवार है, और सवार होकर धक्का इधर मरवाना है, धक्का उधर मरवा दिया। अब धक्का उधर मरवा दिया तो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिर गई। तो हम लोग तो कहते थे कितना भी लड़ लो, घंटा बजाने के लिए भी नहीं रखेंगे। अगर आरएसएस वाले एक आदमी रख लेते तो हम लोगों की बात कम से कम झूठी हो जाती कि घंटा बजाने के लिए रख लिया, मगर घंटा बजाने के लिए भी नहीं रखा। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, रितंबरा, ये छोटे मोटे नाम नहीं है, बहुत बड़े बड़े नाम। और इतने बड़े बड़े लोगों को घंटा बजाने के लिए भी नहीं रखा वहां राम मंदिर के ट्रस्ट में, चंदा फिर भी ले जाए, क्योंकि हमारी मूर्खता की कोई लिमिट थोड़ी, हमारी मूर्खता की कोई लिमिट नहीं है। जब हमने मूर्ख बनने के लिए कोई लिमिट नहीं रखा तो बनाने के लिए वो लिमिट क्यों रखे? उनको क्या जरूरत है भाई? हमारे मूर्ख बनने में हमको फायदा नहीं है, उनको फायदा है, तो बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। हमें कोई लिमिट रखनी चाहिए, कितना ही बनेंगे, अब इससे आगे नहीं बने। हमें कोई लिमिट रखना चाहिए, हमने रखा नहीं। विनय कटियार का इंटरव्यू लिया जब मंदिर बन रहा था, पत्रकार ने पूछा, अरे आपको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, आप तो अयोध्या में रहते, आपको मिलनी चाहिए थी जिम्मेदारी मंदिर बनाने की, आपको मिली नहीं क्या? नहीं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जिनको जिम्मेदारी मिली मैं बहुत संतुष्ट हूं। तो आपको निमंत्रण मिला है क्या? आप जाएंगे क्या? अब आप कह रहे हैं तो चले जाएंगे। ये हालात है। कल्याण सिंह जब रिटायर हुए राज्यपाल पद से तो एक बयान दिया, अखबार में एक खबर छपी। क्या खबर छपी? कि अब हम फिर से सक्रिय राजनीति करना चाहते हैं। तो उधर दिल्ली वालों को लगा कि कल्याण सिंह फिर से राजनीति में आना चाहते तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो उन लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराने वाले में नोटिस भेज दिया। अखबार में छोटी सी खबर छपी कि कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद गिराने के लिए नोटिस आ गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर यहां बनना चाहिए।
मगर ये नहीं कहा कि जिसने गिराया उसने सही काम किया है। ये दो बातें हैं, एक है मंदिर बनने का, दूसरा है गिराने का। तो गिराने को जस्टिफाई नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उनकी ही पार्टी वाले उनको डरा रहे, इसलिए विनय कटियार चुप, कल्याण सिंह जी तो अब चले गए, उसके बाद दोबारा नहीं कहा कि राजनीति में आएंगे। उमा भारती चुप, परवीर तोगड़िया चुप, रितंबरा चुप, कोई नहीं बोलता, क्योंकि जैसे बोलेंगे तो बाबरी मस्जिद के कांड में ही अंदर भेजते, बोलेंगे कोर्ट ने भेज दिया। तो पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो और फेंक दो। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो दिल्ली में मोर्चा निकाले थे उस समय और नारा लगा रहे थे कि हम पिछड़ों का नारा है, 100 में 60 हमारा है, तो पत्रकारों ने कहा चौधरी साहब नारा बहुत अच्छा है, 100 में 60 आपका है, बहुत अच्छा है, लेकिन 60 आदमी तो होना चाहिए था, 60 दिख नहीं रहे आपके आंदोलन में। तो चौधरी साहब ने कहा ये पिछड़े वर्ग के लोग इधर कहां आएंगे, ये तो मंदिर बनाने अयोध्या गए हैं, ये यहां कहां आए। तो जिसको इधर जाना था वो उधर चला गया, और इसलिए मंडल के साथ जो धोखेबाजी हुई उसका आज तक ओबीसी को पता नहीं चला। जब मैं अपने ओबीसी की सभाओं में पूछता हूं कि अरे भाई मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा क्या, तो वो लोग हमारा चेहरा देखते हैं, तो हम कहते देखा क्या, तो भी हमारा चेहरा देखते, ना पढ़ा और ना देखा। अरे पढ़ा नहीं देखा नहीं तो करोगे क्या, जिससे तुमको अधिकार मिल रहा है उसको पढ़ा नहीं, उसको देखा नहीं तो करोगे क्या। अरे कम से कम पढ़ो उसमें क्या लिखा है, जो तुम्हारे हित में लिखा है और नहीं लागू हुआ उसके लिए आवाज उठाओ, और जो तुमको लगता है नहीं लिखा है मगर होना चाहिए उसके लिए भी आवाज उठाओ, अपने हक की आवाज उठाओ। लेकिन हक की आवाज ओबीसी के लोग ना उठाए, इसलिए दिन रात भारत में हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। अगर हिंदू मुसलमान का रोजगार बंद हो जाएगा तो ब्राह्मणों की सरकार संकट में आ जाएगी, ओबीसी तो बेरोजगार हो जाएगा, ब्राह्मणों की सरकार संकट में आ जाएगी। इसलिए हिंदू मुसलमान का रोजगार देना जरूरी है ओबीसी को। हिंदू मुसलमान का रोजगार जब तक है तब तक ब्राह्मण सरकार में है। जैसे हिंदू मुसलमान का रोजगार खत्म हुआ तो ओबीसी बेरोजगार हुआ, ओबीसी बेरोजगार हुआ तो वो कहेगा नौकरी कहां, आरक्षण कहां। जैसे ये कहेगा तैसे सरकार गिरी, जैसे ये बोलेगा तैसे सरकार धड़ाम से गिरी। तो वो जानते हैं सरकार किसके ऊपर। तो इसलिए ये लगातार 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 एक ही टीवी देखो, टीवी खोलो, यही चलेगा, इसी पर डिबेट होगी, इसी पर डिबेट होगी। आपके मंडल पर डिबेट नहीं हो, भले कोई ओबीसी का ही पत्रकार बैठा। तो एक काम तो ये किया, दूसरा काम क्या किया, जैसे जैसे ओबीसी के मुद्दे उठने लगे और ओबीसी के मुद्दे उठे तो वैसे वैसे राजनीति में ओबीसी एससी एसटी की पार्टियां मजबूती से पकड़ बनाने लगी। हालत यहां तक हो गई कि 1975 में इंदिरा गांधी की सदस्यता को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा यह फर्जी तरीके से चुनाव जीत कर। फर्जी तरीके से चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी जैसी बड़ी नेता सदस्यता इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। ब्राह्मणों को खतरे की घंटी बज गई, ये जागरूक हो रहा है, ये जागरूक हो रहा है, हमारे पीछे नहीं आएगा। अब बेईमानी भी नहीं चलेगी क्योंकि बूथ कैप्चरिंग शुरू किया, बूथ लूटना शुरू किया, सब कुछ शुरू किया। इधर भी लोगों ने कमर कस लिया, कुछ भी हो मर जाएंगे, बूथ नहीं लूटने दे। याद है बहुत सारे पुराने लोग हैं जो लड़े हैं, बूथ की लड़ाई लड़े हैं जब बूथ लूटा जाता था। अभी बैठे हैं बहुत सारे लोग, मर जाएंगे लेकिन बूथ नहीं लूटने देंगे। बहुत मारपीट हुई तो उन लोगों को लगा अब ये तो जागरूक हो रहे, हम हैं 3.5, ये है 85-90, तो 85-90 वाले से लड़ाई में 3.5 वाला कैसे जीतेगा, ये तो और बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो ये खतरा है तो लड़ा नहीं जा सकता, लड़ा नहीं जा सकता। गड़बड़ी ये करने नहीं दे रहे हैं तो कोई ऐसा तरीका लाओ ताकि गड़बड़ी भी हो जाए और इनको पता भी ना चले। तो इंदिरा गांधी ने ईवीएम लाया और ईवीएम का प्रयोग किया। ईवीएम का प्रयोग किया तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, कहा भारत के संविधान में मशीन से चुनाव कराने का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए ये ईवीएम वैलिड नहीं है।
अगर आप ईवीएम से चुनाव कराना चाहते हैं तो आप संशोधन करो, कानून में संशोधन करो, बदलो कि मशीन से चुनाव होगा। और मशीन से चुनाव के लिए जब संशोधन किया गया, उसके बाद 2004 में और 2009 में कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम से 2 बार सरकार बनाई। और जब कांग्रेस पार्टी ने 2004 और 2009 में ईवीएम से सरकार बनाया तो बीजेपी वाले चिल्ला रहे। आज बीजेपी वाले क्या कर, सही है ईवीएम, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। और जब कांग्रेस सरकार बनाई थी तब क्या कह रहे थे, ईवीएम गलत है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है। और केवल गलत नहीं कह रहे थे, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, लाल कृष्ण आडवाणी सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया कि केवल ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं कराए जा सकते। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर ईवीएम रखना है और फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना है तो आपका कोई सलाह है, कोई सुझाव है? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जैसे एटीएम से पैसा निकालते हैं तो रसीद मिलती है, वैसे मशीन में वोट डालें तो अगर रसीद निकले, पर्ची निकले तो इससे फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कहा कि ईवीएम से अगर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना है, मतलब स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है, तो इसके साथ पेपर ट्रेल मशीन, मतलब पर्ची छापने वाली मशीन इसके साथ लगाओ। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन केस ऑफ डिस्प्यूट, विवाद की स्थिति में पेपर ट्रेल से निकली पर्चियों की मैनुअल रिकाउंटिंग होगी। मैनुअल रिकाउंटिंग क्या मतलब, एक एक पर्ची की रिकाउंटिंग होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया। 8 अक्टूबर 2013 को किसकी सरकार थी? 8 अक्टूबर 2013 को कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल लगाती और लगा करके 2014 के चुनाव में फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाती और मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। मगर कांग्रेस के लोगों ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस के लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी के लोगों, आरएसएस के लोगों के साथ में समझौता किया। कहा बड़ा बढ़िया हथियार है, नहीं तो काशीराम आ जाएगा, बीएसपी आ जाएगी, समाजवादी आ जाएगी, लालू की पार्टी आ जाएगी, नीतीश की पार्टी आ जाएगी, दूसरे बैकवर्डों की पार्टियां आ जाएगी, तमाम पार्टियां आ जाएंगी। नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो हम तुम मिलकर चलाएंगे ईवीएम को। तुम जान गए और तो कोई जानता नहीं। अभी तक हम करते थे, अब तुम भी जान गए तो तुम भी शामिल हो जाओ गड़बड़ी में। और 2013 के 2014 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया और नहीं लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर ट्रेल लगाओगे तब फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट होगा। जब पेपर ट्रेल नहीं लगाया तो 2014 का चुनाव फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट कैसे हुआ, मतलब ईमानदारी से कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है केवल ईवीएम से ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता और केवल ईवीएम से 2014 का चुनाव कराया तो ईमानदारी से कैसे हुआ? ईमानदारी से नहीं हुआ। जब 2014 का चुनाव हुआ तो बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक थे उनका माथा ही खिसक गया कि अरे हम तो ये सोच रहे ऐसा रिजल्ट आ गया, ये ऐसा रिजल्ट कैसे आ गया, ऐसा कैसे आ गया? तो हम लोगों ने भी सोचा ऐसा कैसे आ गया। तो अध्ययन किया तो पता चला कि ईवीएम का मामला। मेश्राम साहब ने ढूंढा तो पता चला सुप्रीम कोर्ट ने तो 8 अक्टूबर 2013 को ही कहा है कि केवल ईवीएम से ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता। मगर किसी अखबार ने खबर ही नहीं छापा तो पता कैसे चलेगी ये आदेश दिया है। अगर अखबार ने खबर छापी होती
तो 2014 में चोरी कांग्रेस और बीजेपी के लोग मिलकर नहीं कर पाते, अखबार ने खबर नहीं छापी, इसलिए चोरी हो गई। इसलिए चोरी हो गई, और ये चोरी हो गई तो मेश्राम साहब दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा, आपने कहा था कि केवल ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होगा, स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं होगा। ये 2014 का चुनाव हो गया और चुनाव आयोग ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल नहीं लगा रहा है। तो 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि हर ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए। फिर बाद में पता चला अब 2019 के चुनाव में हर ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल मशीन लग गई। लेकिन दूसरी समस्या क्या पैदा हो गई? पता यह चला कि मशीन तो लग गई, लेकिन मशीन से जो पर्ची निकलेगी उसकी रिकाउंटिंग नहीं होगी। इसके लिए कांग्रेस ने पहले रूल बना दिया। कांग्रेस ने पेपर ट्रेल नहीं लगाया, लेकिन पेपर ट्रेल की गिनती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पहले रूल बना दिया। फिर मेश्राम साहब सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपने जजमेंट दिया था कि ये रिकाउंटिंग होनी चाहिए पर्चियों की, मगर ये तो हो नहीं रही, ऐसा ऐसा रूल बना दिया है, इसको आप खत्म करिए। तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को पता चला कि हमारा तो समझौता बीजेपी के साथ है 19 में भी सरकार बनाने का। अगर वामन मेश्राम की बात सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया तो फिर पर्चियों की गिनती का आदेश आ जाएगा, और अगर पर्चियों की गिनती का आदेश आ जाएगा तो क्या होगा? 19 में गड़बड़ी नहीं हो पाए, समझौता टूट जाएगा। तो कांग्रेस वाले 50 पार्टियों को मिलाकर गए सुप्रीम कोर्ट, विपक्षी कई दलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट को कहा 50% मिलान होना चाहिए। अरे जब पूरा मिलान का आदेश 8 अक्टूबर 2013 को पहले है रिकाउंटिंग का, तो 50% आदेश का मिलान क्यों कर रहे हो? उसकी मांग क्यों कर रहे हैं? दोनों केस क्लब कर दी गई। रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस थे, उसी दौरान उनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया, बाद में रंजन गोगोई भी बरी हो गए, महिला भी बरी हो गई, और जजमेंट आया 1% का मिलान किया जाए। 1% का मतलब है एक विधानसभा में 5 बूथ, और उसका भी मिलान होता नहीं, क्योंकि जो हारता है वो भाग खड़ा होता है, और भागेगा नहीं तो भगा देंगे डंडे के दम पर। वहां अंदर कहते हैं यहां कुछ नहीं चलेगा, बाहर जाओ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां जाना है वहां जाओ, पहले यहां से बाहर जाओ, यहां हम तुम्हारी कुछ सुनने वाले नहीं। तो प्रशासन की गुंडई अंदर है, तो बोलने ही नहीं देते। तो जो हारता है वो भाग जाता है, जो नहीं भागता उसको भगा दिया जाता है, और फिर अधिकारी मिलान कर लेते हैं और कागज पर मिलान करके भेज देते हैं, और इससे कहीं पर भी मिलान नहीं होता है। तो ये लगातार चला है। जब तक कागज की पर्चियों का मिलान नहीं होगा, तब तक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है। कैसे? उदाहरण के मैंने कई लोगों को पूछा कि ईवीएम में जब आप वोट डालने जाते हो तो कितनी मशीन होती है? तो कई तो वोट डालने जाते हैं, बटन दाबा नहीं, भागे। खासतौर से महिलाएं जब जाती हैं तो ध्यान से नहीं देखती, वो गई, बटन दबाई और निकली। तो कई को तो ये भी नहीं पता कि वहां 3 मशीन रखी जाती है। कई वोट डालने वाले को हमने पूछा तो उसको ये भी नहीं पता कि वहां 3 मशीन रखी जाती है। वहां 3 मशीन होती है, एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक बैलेट यूनिट होती है, और एक पेपर ट्रेल होता है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम बैलेट यूनिट में बटन दबाते हैं। जब हम बैलेट यूनिट में बटन दबाते हैं तो हम जिसको वोट डालते हैं उसकी पर्ची हमें कंट्रोल यूनिट में नहीं दिखाई देती, उसकी पर्ची हमें पेपर ट्रेल में छप के दिखाई देती है, और हमको लगता है कि हमने जिसको वोट दिया उसको ही वोट मिल गया। लेकिन हमारा सवाल यह है कि गिनती बैलेट यूनिट की हो रही है या गिनती पेपर ट्रेल की हो रही है?
तो गिनती ना बैलेट यूनिट की हो रही जिसमें आप बटन दबाते हो, और गिनती ना पेपर ट्रेल की हो रही है जिसमें आप देखते हो, तो गिनती तीसरी मशीन की हो रही है जिसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। तो जो हम दबा रहे हैं और जो हमको दिखाई दे रहा है वही कंट्रोल यूनिट में जमा हो रहा है, इसकी क्या गारंटी? जो हमने बटन दबाया, गधे का, घोड़े का, कुत्ते का बटन दबाया, पेपर ट्रेल में देखा वही छप गया, लेकिन वही कंट्रोल यूनिट में जमा हुआ, इसकी क्या गारंटी? गिनती तो कंट्रोल यूनिट की हो रही, वही जमा हुआ कि दूसरा जमा हुआ, इसकी क्या गारंटी? तो पारदर्शिता का क्या मतलब है? आर पार दिखाई देना चाहिए। बैलेट का जब वोट होता है तो हम देखते हैं, मोहर लगाते हैं, फोल्ड करते हैं, डालते हैं, एकदम आर पार होता है कि यही गिना जाए। तो मशीन में तो ऐसा नहीं। अभी एलन मस्क ने कहा कि मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, फिर ट्रंप ने कहा कि मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, कंप्यूटर चुनाव के लिए सुरक्षित नहीं है, तो मामला इंटरनेशनल पहुंच गया है। अब ये केवल यहां तक नहीं रह गया कि इससे हमारे अधिकार रोके जा रहे हैं, बल्कि ये मामला यहां तक पहुंच गया कि अब विदेशी लोगों को भी पता चल गया कि भारत में मशीन में गड़बड़ी करके चुनाव जीते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। कल अमेरिका में बैठा ट्रंप कह सकता है भारत के किसी नेता को, अरे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम तुम्हें चुनाव जितवा देंगे, जैसा चाहते हो करो, हम जैसा चाहते हो वैसा करो, हम तुम्हें चुनाव जितवा देंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी। अगर ऐसा हो गया तो ये देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। अब जो ईवीएम है ये केवल हमारे अधिकारों के लिए घातक नहीं है, बल्कि अब ये देश के लिए घातक हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, कहीं से भी कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए ईवीएम से लड़ने की जरूरत है, ईवीएम को खत्म करने की जरूरत है। ईवीएम से ईमानदारी से चुनाव नहीं होता, इसको लड़ने की जरूरत है। और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक 3.5 वाले में 52 घुसा रहेगा, और जब तक ये घुसा रहेगा तब तक वो बहुसंख्यक रहेगा, जब तक वो बहुसंख्यक रहेगा तब तक समस्या बनी रहेगी। तो जाति जनगणना के लिए भी लड़ना हो। कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर ईवीएम बचा रहे हैं, और कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर जाति जनगणना रोक रहे हैं। 11 में भी रोक दिया, अब राहुल जी देश भर में घूम घूम कर रहे हैं। 11 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह ने कहा हम करेंगे, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करके गुमराह किया, बेवकूफ बनाया, और बेवकूफ बना करके ओबीसी की जनगणना नहीं होने दिया। अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और राहुल जी कह रहे हैं मोदी जी जनगणना ही रोक कर रखे हुए हैं। 2014 में मोदी जी बने, ओबीसी को लगा जब ओबीसी प्रधानमंत्री ही बन जाएगा तो जनगणना तो छोटी बात है, जनगणना कौन सी बड़ी बात है, जब एक ओबीसी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो जनगणना तो छोटी बात है। तो ओबीसी के लोगों को लगा कि मोदी जी बन रहे हैं, ओबीसी बन रहा है, अब जनगणना तो हो जाएगी। 11 के बाद 21 में जनगणना होनी थी, 21 निकल गया, 22 निकल गया, 23 निकल गया, 24 निकल गया, 2025 चल रहा है। पूरी जनगणना ही रोक दिया। विकास 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 सबसे ज्यादा कहते हैं, अरे बिना डाटा के कौन सा विकास होगा? पहले डाटा आएगा तब तो विकास होगा, डाटा के लिए जनगणना होनी चाहिए। पहले ओबीसी की रोक कर रखा था, अब सबकी रोक दिया, देश का ही विकास रोक करके रखा हुआ। क्यों रोक दिया पता है? मोदी जी को लगता है हर साल कहीं ना कहीं चुनाव है, अगर जनगणना की गई और जाति जनगणना और ओबीसी की जनगणना नहीं की गई तो देश में बवाल खड़ा हो जाएगा। बवाल खड़ा हो जाएगा तो ओबीसी चुनाव में वोट नहीं देगा तो चुनाव हार जाएंगे। तो इसलिए जनगणना ही रोक कर रखो, तो ओबीसी की जनगणना का सवाल ही नहीं। अखबारों में आर्टिकल छपता है, अरे ओबीसी की जनगणना करना तो बड़ा मुश्किल काम है, इससे तो बड़ी दिक्कत है, बड़ा जटिल काम है। अरे हमने कहा अंग्रेज करते थे, आप तो बहुत विकास कर लिए। अंग्रेज जब करते थे तब तो इतना विकास नहीं था, अंग्रेज कर लेते थे और आप इतना विकास कर लिए, चांद पर भेज दिए, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं हम नहीं कर सकते।
तो बहाना खोजा जा रहा है कि जनगणना ना करना पड़े, क्योंकि जनगणना करने से देश की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। सामाजिक स्थिति में, सांस्कृतिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में, सभी स्थिति में परिवर्तन होगा। इसलिए देश में ब्राह्मण चाहते हैं जनगणना, और हर बार जनगणना को रोका जा रहा है। और जो जागृति पैदा हो रही है वो वोट में न कन्वर्ट हो, इसलिए ईवीएम को भी बचाया जा रहा है। ये जो लोग अलग अलग चश्मा रखे, जिनके ये चश्मा लगा कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, ये चश्मा उतारना पड़े। इस चश्मे से काम नहीं चलेगा कि कांग्रेस अलग है और बीजेपी अलग है। इस देश में जितने बुरे काम हो रहे हैं उसकी शुरुआत कांग्रेस ने किया, और उसको पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जब ये विपक्ष में रहते हैं तो हमारी बात बोलते हैं, जब ये सत्ता पक्ष में रहते हैं तो हमारे विरोध में काम करते हैं। अभी राहुल जी घूम घूम कर कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पहले जनेऊ दिखा रहे थे कि हम भी ब्राह्मण हैं, तो किसी ने ज्ञान दे दिया, ज्ञानी आदमी ने कहा कि राहुल जी ब्राह्मण तो ऐसे ही भाजपा के साथ हैं, आप कितना भी जनेऊ दिखा लो तो आपको तो वोट देने वाले नहीं है, और दे भी देंगे तो 3.5% ही तो है, तो कितना हो जाएगा, इसलिए जनेऊ दिखाने से काम नहीं चलेगा। तो राहुल जी ने पूछा तब क्या करें? कहा ये वामसेफ वालों की सुनो, वामसेफ वाले जो बोलते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा बोलो, ताकि ये बहुजन समाज के लोगों का दिमाग बने कि नहीं राहुल जी तो हमारे नेता हैं, तो संख्या तो इनकी ज्यादा है, इनका वोट लेना है। तो राहुल जी बोलने लगे जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैंने कहा, मैं गया था कर्नाटक अभी, तो मैंने कर्नाटक वालों को पूछा, अरे भाई यहाँ तो ओबीसी की गिनती हो गई होगी। कहा अरे अभी तो नहीं हुई। अरे हमने कहा नहीं हुई, कहा नहीं हुई। अरे हमने कहा राहुल जी तो पूरे देश में बोल रहे हैं ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, तो कर्नाटक में उनकी सरकार है, पहले कर्नाटक में कर लेते, बाद में देश भर में बोलते तो हम लोग विश्वास भी थोड़ा करते। कर्नाटक में कर नहीं रहे हैं और देश में बोल रहे हैं, तो हाथी के दांत दिखाने के अलग है और खाने के अलग है। जब विपक्ष में रहते हैं तो बोलते हैं। महिला आरक्षण बिल जब कांग्रेस के समय में पास हुआ था तो ओबीसी को कोटे में कोटा नहीं दिया गया, तो शरद जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि केवल हिप्पी कट महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होने देंगे, कोटे में कोटा लागू करो। तो वीरप्पा मोइली कांग्रेस मंत्री थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी गिनती ही नहीं होती, आरक्षण कहां से मिलेगा तुमको, कोटे में कोटा कहां से मिलेगा। अब वही बिल बीजेपी वाले पास किए पिछली साल, महिला आरक्षण बिल, तो कांग्रेस वाले अभी पास किए पिछली साल, वही बिल पास किए, पुराना बिल। अब कांग्रेस वाले क्या करें, बड़े संकट में फंस गए, विरोध करें तो बीजेपी वाले मुंह पर फेंक कर मारेंगे, ये तुमने बनाया था, तुमने कोटे में कोटा नहीं दिया। तो राहुल जी ने बड़ी चालाकी दिखाया, और क्या चालाकी दिखाया, कहा कितने ओबीसी अधिकारी हैं। अरे सवाल महिला आरक्षण बिल का है, ओबीसी अधिकारी का नहीं है। पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल पास हो रहा है, आप ये बोलो कि महिला आरक्षण में कोटे के अंदर ओबीसी कोटा होना चाहिए, ये बोलो। ये तो बोल नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा ही बिल पास हो रहा, तुमने तो दिया नहीं था। तो राहुल जी ने सोचा ओबीसी का समर्थन तो लेना है, नहीं तो ओबीसी के लोग कहेंगे बोला ही नहीं। तो कहा कितने अधिकारी ओबीसी, अधिकारी ओबीसी का सवाल नहीं था, महिला आरक्षण का सवाल था, गुमराह करने का काम किया गया। तो कांग्रेस बीजेपी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्या है पता है, एक 5 जूता मारती है तो हम लोग चिल्लाते हैं, जब हम लोग चिल्लाते हैं तो वो भी हमारे साथ चिल्लाते हैं, तो हमको क्या लगता है ये तो 5 जूता मार रहा है, इसको भगाना जरूरी। अगर वो 5 जूता नहीं मारता तो हम सोचते अपना विकल्प खड़ा करना जरूरी है, लेकिन जब वो 5 जूता मार रहा है तो हमको लगता है इसको पहले भगाना जरूरी है, अपना विकल्प तो बाद में बना लेंगे। तो उसको भगाना है तो दूसरे ब्राह्मण की पार्टी को लाना है, तो एक को भगाने के चक्कर में दूसरे को ले आते, और जब दूसरा आ जाता है तो पहले वाला उसके कान में आकर कहता आ गए, कहता आ गए, तो अपने दम पर आ गए, अरे इन लोगों ने वोट दिया आ गए, अरे तो ऐसे वोट दे दिया,
हम इनको 5 जूता नहीं मारते थे, अपनी पार्टी को वोट देते। हम इनको 5 जूता मारे इसलिए इनको लगा कि अपनी पार्टी अभी छोड़ो, पहले इसको भगाओ, तो इसलिए तुमको वोट दिए, नहीं तो अपनी पार्टी को वोट देते। तो हम 5 जूता मारे इसलिए तुमको लेकर आए। अब तुम ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, 5 का 3 मत कर देना, नहीं तो अपना विकल्प खड़ा करने की सोचेंगे, राहत पाएंगे तो अपना विकल्प खड़ा करने की सोचेंगे। 5 का 3 मत करना, 5 और बढ़ा देना। तो 5 बढ़ा दिया, फिर हाय तौबा मचा, अरे तो 5 ही मार रही थी, तो 10 मार रही है। अब इसको भगाना बहुत जरूरी हो गया। अब इसको भगाओ तो क्या करो, तब पहली वाली को लेकर आओ। अब इसको भगाना जरूरी है तो इसको लाना जरूरी है, तो पहली वाली को ले आया। फिर उसने कहा आ गए, जैसा तुमने कहा था हमने 5 का 10 कर दिया था, इसलिए ये चिल्ला रहे थे, ये चिल्ला रहे थे, तुम भी चिल्ला रहे थे। इनको लगा कि तुम घटाओगे, मगर घटाना मत, तुम भी 5 बढ़ा देना। तो ये बारी बारी से हमारे जूते बढ़ रहे हैं और हमको लग रहा है कि इसको भगाना जरूरी है, उसको भगाना जरूरी है, हमको ये लग रहा है। और आप देख लो, निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, आरक्षण, हर चीज उठाकर देख लो, बदल रहे हो लगातार, कमी नहीं हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है लगातार। आपके हक अधिकार को खत्म करने की दिशा में दोनों पार्टी के लोग मिलकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि कांग्रेस अलग है और बीजेपी अलग है, ये हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। और दोनों पार्टियां मिलकर इस देश में राज कर, और हमारे लोगों को याद ही कितना रहता है। जैसे मान लो राहुल जी बोल रहे हैं जाति जनगणना करेंगे, जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हिस्सा। मान लो सरकार आ गई तो राहुल जी क्या सोच रहे हैं, अरे मोदी ने भी तो कहा था कि 15 लाख खाते में डालेंगे, काला धन लाएंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में उड़ेंगे, किसानों की इनकम 2 गुने करेंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अरे नहीं दिया, फिर भी तो सरकार में आओगे। तो हम भी बोल के समर्थन ले लेते हैं, नहीं करेंगे तो ये लोग क्या कर लेंगे, हम भी आ जाएंगे। तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खेला चल रहा है, इससे लड़ना जरूरी है। तो एक कांग्रेस देशव्यापी ताकत है, एक बीजेपी देशव्यापी ताकत है, एक तीसरी ताकत भी देश में है। एक कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की ताकत है, एक बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की ताकत है, एक तीसरी ताकत भी ऑल इंडिया लेवल पर है। भारत के 563 जिलों में एक तीसरी ताकत भी है, और वो ताकत है बामसेफ की ताकत, भारत मुक्ति मोर्चा की ताकत, बहुजन क्रांति मोर्चा की ताकत, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ताकत, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की ताकत। ये एक तीसरी ताकत पूरे देश भर में एक तीसरी ताकत भी है। और ये तीसरी ताकत किसकी है, ये तीसरी ताकत 3.5% वालों की नहीं है, ये तीसरी ताकत इस देश के मूल निवासी बहुजनों की ताकत है, जिनको हम इकट्ठा करना चाहते हैं। और बड़ी बात, ये जो तीसरी ताकत खड़ी हुई, ये किसी अडानी के दम पर, किसी अंबानी के दम पर, किसी टाटा के दम पर, किसी बिरला के दम पर नहीं खड़ी हुई। ये जो तीसरी ताकत खड़ी हुई है, ये आपके दम पर खड़ी हुई, इसलिए 1-1 रुपया स्टेज पर लेते हैं। ये आपके दम पर खड़ी हुई है। जब आपके दम पे चलते हैं तो आपके हक की बात भी डंके की चोट पर बोलने का काम करते हैं, क्योंकि आपने ताकत दिया है, आपकी ताकत है, समाज की ताकत है। तो आरएसएस हेडक्वार्टर पर मोर्चा ले जाने की ताकत आपकी ताकत की वजह से हुआ है। अगर अडानी की ताकत होती, अंबानी की ताकत होती, तो आरएसएस हेडक्वार्टर पर मोर्चा नहीं जाता। बड़के बड़के नेता है, बहुत बोलते हैं, ईवीएम पर बोलना हो तो साफ सुन जाता है, साफ सुन जाता। क्यों साफ सुन जाता, ताकत दूसरी जगह से है। जहां से ताकत है वो ताकत बंद कर देगा। उनको पता है कौन मीडिया में हमको ला रहा है। हमारे लोगों का क्या है, टीवी अखबार देखकर कहते ये नेता हमारा है। वो जानते हैं आप टीवी अखबार देखकर कहते हो आपका नेता, इसलिए वो जानते हैं जो आपका असली नेता है। वामन मेश्राम देश भर में लड़ रहा, तो वामन मेश्राम की परछाई टीवी पर नहीं पड़ना चाहिए, अखबार पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि टीवी अखबार में अगर वामन मेश्राम आ गया तो ये तो टीवी अखबार देखकर ही नेता मानते हैं, ये कहेंगे वामन मेश्राम हमारा नेता है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टीवी अखबार में वामन मेश्राम नहीं आना चाहिए। टीवी अखबार में वो आना चाहिए जिसकी लगाम हमारे पास हो, तो ये उसको नेता मानेंगे, हम लगाम खींचेंगे, वो इनकी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, और जो इनकी लड़ाई लड़ेगा ये उसके साथ खड़े नहीं होंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो देश में बड़ी साजिश चल रही है, इस साजिश को हम लोगों को समझना होगा। और देश में जो इतनी बड़ी ताकत टीवी अखबार की मोहताज नहीं है और अपने दम पर खड़ी हुई है, अगर इस ताकत को आप लोग मजबूत बनाते हैं तो देश में बहुत बड़ी जन क्रांति, बहुत बड़ा जन आंदोलन निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है, जितने मुद्दे लिखे गए, अभी बाबा साहब के अपमान का मामला है, तो बाबा साहब को तो सबसे ज्यादा माला डाला जा रहा है, सभी लोग डाल रहे हैं, जो उनके विरोधी वो भी डाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जितने को महापुरुष घोषित किए हैं उनमें किसी के नाम पर 4 वोट नहीं मिलता है, ज्यादा तो छोड़ दो, 4 नहीं मिलता है। आरएसएस बीजेपी वाले जितने को महापुरुष घोषित किए हैं उनके नाम पर 4 वोट नहीं मिलता है, तो वोट तो बाबा साहब के नाम पर मिलता है। तो इसलिए बाबा साहब को तो करना पड़ेगा, तो करते। लेकिन जब पार्लियामेंट में बाबा साहब चला, और अंदर से तो टीस है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर ने वोट का अधिकार नहीं दिया होता तो फिर ये जो बोल रहा है ये बोल नहीं पाता, ये जो लड़ रहे हैं लोग ये लड़ नहीं पाते, तो हम लोग इनको गुलाम बनाए होते। तो टीस तो अंदर से है कि ये जो इतना दिक्कत पैदा हो रही है इनको गुलाम बनाने में, ये तो बीच में डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हो रही है, ऊपर से माला अंदर से टीस। तो जब पार्लियामेंट में बार बार बाबा साहब का नाम आया तो अंदर की बात बाहर आ गई। कहा बाबा साहब का इतना नाम ले रहे हो, इतना लेते पता नहीं किसका, तो कहां चले जाते। अरे तो अमित शाह पहले चले जाए, ज्यादा अच्छी जगह होगी, ज्यादा अच्छी जगह होगी तो अमित शाह को पहले चला जाना चाहिए, दूसरे को सलाह देने से क्या फायदा है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि देश में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो देश में और दुनिया में, दुनिया का इतिहास है, हमारे बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अब वो मशीन से चुनाव जीत रहे हैं तो हम क्या करें, वो मशीन से चुनाव जीत रहे हैं तो हम क्या करें। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे जब संसद हमारा हो जाए तो सड़कें सूनी नहीं रखनी चाहिए। अभी तो संसद हमारा हो गई है, क्योंकि 83 करोड़ लोग तो भुखमरी और भुखमरी के शिकार हैं, वो तो डिपॉजिट का पैसा नहीं जमा कर सकते, चुनाव कैसे लड़ेंगे। चुनाव पैसे वाले लड़ रहे हैं, पैसे वालों की कमजोर नस है, पैसे वाला जीत कर जाता है, बोलना चाहता है, उसकी नस दबाई जाती है, वो चुप हो जाता है। और गरीब आदमी चंदा मांगकर चुनाव लड़ता है, आपके बीच में आता है, भाई साहब हम भी खड़े हैं, आप कहते हो क्यों खड़े हो, क्यों खड़े हो। अरे तुम क्यों खड़े हो गए, ना तुम्हारे पास गाड़ी है, ना तुम्हारे पास पैसा है, अरे तुम्हारे पास घर नहीं है, बिना मतलब खड़े हो गए चुनाव में आके, 2-4 वोट काटोगे ही किसी का, क्यों खड़े हो गए। तो लोकतंत्र की समझ हमारे अंदर भी ना होने की वजह से अपने लोगों का मजाक हम ही उड़ा रहे हैं। तो इसकी वजह से लड़ाकू लोगों के पास पैसा नहीं है, वो संसद में पहुंच नहीं सकते। 90 लाख मिनिमम खर्चा है, लोकसभा का मैक्सिमम खर्चा है 90 लाख, लीगल है कैंडिडेट 90 लाख रुपया खर्च कर सकता। कितने लोगों ने, इसमें बैठे लोगों ने 90 लाख देखा है एक साथ, कितने लोगों ने 90 लाख देखा एक साथ, हाथ खड़ा करे तो एक भी हाथ खड़ा नहीं। एक आदमी 90 लाख देखा है, वो नौकरी करते थे बैंक में शायद, तो जहां भी करते रहे हो, बाकी 90 लाख इतने में से एक आदमी देखा है, तो खर्चा कितने कर पाएंगे इसमें से 90 लाख। देखने वाले भी शायद नहीं कर पाए, वो कह रहे हम भी नहीं कर पाए। तो क्या मुकाबला होगा चुनाव में भाई, कैसे मुकाबला होगा। अब ये तो कैंडिडेट 90 लाख खड़ा करेगा, पार्टी तो कितना भी खर्च करे उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं। और पार्टी को पैसा अडानी अंबानी जैसे बड़े पूंजीपति दे रहे हैं, तो आपके लोग छुटकर जाएं, ये बड़ा संकट खड़ा हो गया, ईमानदार लोग छुटकर जाएं। इसलिए अब दूसरा रास्ता है कि सड़कें सूनी नहीं रहने देना है। और दुनिया का इतिहास है कि जो बड़े से बड़े तानाशाह दुनिया में पैदा हुए, जब जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई तो फिर क्या हुआ, हाथ जोड़ लिए, या तो सरेंडर कर गए, या तो खुद ही आत्महत्या कर लिए, या तो लोगों ने उनकी हत्या कर दिया, या तो देश छोड़कर भाग गए, जैसे अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत में आ गए। तो ये होगा बड़े से बड़े तानाशाहों का अंत,
जनता ने किया है। भारत में अभी उतने बड़े नहीं है, जितना दुनिया में थे उतने बड़े भारत में नहीं। अरे ये तो आप खड़े हो जाओ तो ये भाग जाएंगे, आप खड़े हो जाओ ये भाग जाएंगे। बस खड़े होने की जरूरत है, और खड़े होने के लिए इस पर्चे में लिखा है चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर। तो ये सभा हो गई, और सभा के बाद जाकर अपने घर नहीं बैठ जाना। अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हो तो सभा के बाद जाओ, तो यहां से संकल्प लेके जाओ कि इस देश में ये जो तीसरी ताकत है, इस तीसरी ताकत को इतना मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है कि ये पहले नंबर की ताकत बन जाए। तो तीसरे नंबर की ताकत है, इसको इतना मजबूत करना है कि ये पहले नंबर की ताकत बन जाए। और पहले नंबर की ताकत बनाना है, उसका एक ही तरीका है, एक ही काम है, गांव गांव जाओ, बूथ बूथ जाओ, और बूथ बूथ जाकर जन आंदोलन निर्माण कमेटी बनाओ। और 9 अप्रैल का जो जेल भरो आंदोलन है, गांव गांव से जेल भरने के लिए लोगों को निकाला जाए। अगर लाखों की संख्या में देश भर में लोग गांव गांव से जेल भरने के लिए निकलते हैं, और ये कोई आखिरी जेल भरो नहीं, इसके बाद भारत बंद है, और इसके बाद लगातार ये आंदोलन चलेगा। कब तक? जब तक इस नाइंसाफी के निजाम का अंत नहीं हो जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलेगा। तो ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए काम जल्दी शुरू करना पड़े। सारा नुकसान करके काम शुरू करोगे तो ज्यादा समस्या हो जाएगी। अभी कम नुकसान हुआ है, अभी काम शुरू करो गांव गांव में, और आंदोलन की ताकत बढ़ाओ, तो बड़े नुकसान को बचाया जा सकता है। क्योंकि बाबा साहब ने उस समय कहा था, चेतावनी दिया था जब संविधान सौंपा था, अगर उस समय मान लिए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। चलो तब नहीं, ये लोग नहीं माने, वो नहीं माने, तो हम लोगों को मान लेना चाहिए, और हम लोगों को गांव गांव जाकर इस ताकत को मजबूत करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे शर्म आ जाए। तो मैंने कहा, मोदी जी किसी काम से शर्म आए ना आए, लेकिन जानवरों की गिनती हो रही, ओबीसी की नहीं हो रही है, इसके लिए आपको शर्म जरूर आनी चाहिए। लेकिन मोदी जी को शर्म नहीं आ रही। अब नहीं आ रही तो मैं मोदी जी को कहना छोड़ दिया कि आप शर्म करो। मैं ओबीसी समाज को कह रहा हूं, आप शर्म करो कि आपकी इतनी बड़ी आबादी है, प्रधानमंत्री मोदी जी को शर्म नहीं आ रही है, तो आपको तो शर्म आनी चाहिए। और अगर शर्म आ रही है तो जो आंदोलन हो रहा है, इसमें पूरी ताकत के साथ में शामिल हो जाओ, तो देश की तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि देश का बहुजन, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी अगर एकजुट होकर देश में खड़ा हो गया, तो देश चलाने का अधिकार हमारे पास आ जाएगा। और हम चलाना इसलिए चाहते हैं, किसी से बदला लेना नहीं चाहते। हम तो, हमारे पूर्वज भी न्याय करते थे, हम भी न्याय ही चाहते हैं। किसान के घर में पैदा हुए, जब फसल बेची जाती थी, जब तौल पूरी हो जाती थी, तो बाबा जी तराजू उठाते थे, एक तराजू और निकालते थे, कहते थे और ले लो। क्यों? उसका कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा हमारा चला जाए कोई बात नहीं, उसका कम नहीं होना चाहिए। तो हम तो किसी का हक खाना नहीं चाहते, लेकिन हद हो गई है कि हमारा हक ही लोग खा रहे हैं। इसलिए अब ये भी बर्दाश्त नहीं है कि हमारा हक कोई खाए। इसलिए एक ही फार्मूला होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस फार्मूले पर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी अगर सब लोग एकजुट होते हैं, तो देश में बहुजनों की बड़ी ताकत बनेगी, और देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय स्थापित होगा, देश में संविधान और लोकतंत्र स्थापित होगा। तो इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग करेंगे, इस आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।